बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशालत और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगाज़ में सबसे आज की जो दिलचस्प खबर है नाज़रीन वो ये कि जापान के अंदर एक पार्क को बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया का सबसे छोटा पार्क करार दे दिया गया। वो कितना छोटा होगा वैसे? बहुत ही छोटा है, बहुत ही दिलचस्प बात है। इसमें एक छोटा घास का टुकड़ा है और एक बेंच और चंद सजावटी पत्थर शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पार्क का तस्वुर एक मकामी वर्कर के जहन में आया जिस वक्त वो अमेरिका के दौरे पर था और उसने वहाँ पर पोर्टलैंड के अंदर मिल एंड पार्क को देखा। तो वो एक बहुत छोटा सा पार्क है। उसके जहन में आया कि यार ये इतना छोटा सा पार्क है तो मैं इससे भी छोटा पार्क क्यों नहीं बना सकता। ये तो वैसे पार्क के नाम पे मजाक नहीं हो गया है? मतलब यहाँ पे ना कोई चलने की जगह है, ना एंजॉय करने की, ना कोई बच्चों के लिए कोई स्विंग है, ना खेलने की जगह है, तो इसको पार्क का दर्जा वैसे क्यों? ये तो कोई जिस तरह डेकोरेशन पीस होता है आप अपने घर में सजावट के लिए रखते हैं या कोई इससे बड़े तो पाकिस्तानियों के पास लॉन्स होते हैं भाई। ये क्या आपने बनाया है? और ये लेकिन बहरहाल इसको खिताब दे दिया गया दुनिया के सबसे छोटे पार्क का और मुनफरिद पार्क ये वजूद में आया। ये पार्क बच्चे खेल भी रहे हैं जुनेद, आप कह रहे थे। लेकिन बच्चे उसके आसपास खेल रहे हैं ना, उसके अंदर थोड़ी खेल रहे हैं। एक बच्चा पार्क के अंदर बैठ भी गया है। अच्छा, और एक बच्चा ही है जो पार्क के अंदर बैठा हुआ है। और उन्होंने बैठने की एक जगह बना दी है ताकि जबरदस्ती उसको बना दिया जाए कि जी लोग इस पार्क में बैठ। वैसे अगर इन भाई साहब को बुलाया जाए पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे पार्क तो हमारी जगह जगह मिलेंगे, क्योंकि इतने छोटे छोटे टुकड़े तो हम लोगों ने क्यारियों की सूरत में बना रखे हैं। यानी कि आप एक से दूसरा कदम रखेंगे तो ये पार्क खत्म हो जाएगा। ये इतना बड़ा पार्क है जुनेद, एक ही कदम में खत्म हो जाएगा। ये एक ही कदम, बल्कि एक कदम जितना ही ये पार्क है। ये एक कदम जितना, एक कदम में खत्म नहीं होगा, ये कदम जितना ही पार्क है। जनाब मुकामी लोगों के लिए एक बड़ा दिलचस्प मकाम बन गया है और सोशल मीडिया पर भी खासी तवज्जो हासिल कर रहा है। इसलिए हमने सोचा कि हम आपके साथ भी इस पार्क को शेयर करें कि बनाने वाले क्या क्या कारनामे सरअंजाम। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आप इसकी सैर करना चाहें तो इसके लिए आपको महंगी टिकट लेके जापान जाने की जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये खुद यहीं पे बना लीजिएगा और मेरे ख्याल में 100-200 रुपए में बन भी जाएगा। मतलब ये इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें कोई 5-6 ईंटें भी लगी हुई है जो साइड्स पे लगी हुई है, फिर उसके टाइल्स भी लगाई हैं उन्होंने, बड़ी मेहनत की है मेरे ख्याल में इसको बनाने में। तो नहीं, लेकिन एक बुश टाइप बना हुआ है पूरा। मेरे ख्याल में 5-10 मिनट लगे होंगे इसके ऊपर बनाने में, बड़ी मेहनत की होगी इसके ऊपर। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से मुबारकबाद जिसने शरारत की है और इसको ये टाइटल भी दे दिया गया दुनिया के सबसे छोटे पार्क का। जनाब हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं और आज हमारी पहली टॉप स्टोरी होगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL 10 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गो के इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ी अच्छी टीम तस्वुर किया जा रहा था और दिफाई चैंपियन भी थी, लेकिन अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे क्वेटा ने ये मकाम हासिल किया है, फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तो क्वेटा के फैंस को, चाहने वालों को, उनके शायकीन को बहुत बहुत मुबारक हो। अब देखते हैं कि क्वेटा का मुकाबला कौन करता है और फाइनल किसके नाम रहता है। फिर उसके बाद आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे गज़ा की, जहाँ पे बच्चों की सांसें रुक रही हैं, दवा और खाना वहाँ पर नहीं है। गज़ा में इमदाद की बंदिश पर मगरबी ममालिक का इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का ऐलान। अब बिलबिला उठी है पूरी दुनिया। अब मगरबी दुनिया भी इन मज़ालिम पर खामोश नहीं रह सकी। लेकिन अलमिया ये है कि नेतन्याहू जो कि इस वक्त फ़िरौन बना बैठा है, वो सैकड़ों की तादाद में जो इमदादी ट्रक हैं, जो राशन के ट्रक हैं, उन्हें गज़ा में दाखिल। लेकिन अब उम्मीद यह है कि मगरबी दुनिया के जागने के बाद कोई फ़र्क तो पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कौमी हॉकी टीम 8 मुल्की नेशन कप में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। तरबियती कैंप इस्लामाबाद में जारी हैं, इसके हवाले से भी तफसीलन बात होगी। और आपको बताएंगे कि ईद पर कौन सा ट्रेंड इन है। फैशन ट्रेंड के मुताबिक ख़वातीन लिबास का इंतखाब कैसे कर सकती हैं, तो ख़वातीन के लिए सेगमेंट होगा, देखिएगा, आपको रहनुमाई मिलेगी कि ईद पे आपको क्या पहनना है और किस तरह पहनना है। बिल्कुल जी। उसके बाद आपको बताएंगे बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का वर्ल्ड गोल्ड टाइटेनियम वेट टाइटल अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल, इसके ऊपर भी बात होगी। बिल्कुल, आगाज़ कर लेते हैं जी। सबसे पहले PSL सीज़न 10 पूरी आबोताब के साथ नाज़रीन आप जानते हैं कि जारी है और उसके लिए जैसे जैसे फाइनल का दिन करीब आ रहा है उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। हमारी भी बहुत सी इसमें दुआएं शामिल हैं और जिस अच्छा, आपकी दुआएं किसके साथ है? मेरी दुआएं अगर लाहौर आता है तो उसके साथ है, अदरवाइज क्वेटा के साथ है, क्योंकि अभी चांसेस है ना लाहौर के आने के चांसेस हैं। कराची और लाहौर में से अगर लाहौर जीत जाता है तो हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ होंगी। तो चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बिल्कुल जी, वेलकम टू शो कहेंगे चौधरी अशरफ साहब आपको। चौधरी साहब आप किसकी तरफ है? बहुत शुक्रिया जुनेद। बहुत शुक्रिया आपका भी। आप किस टीम के साथ हैं? क्या आपकी भी दुआएं इसी तरह से घूम रही हैं, कभी क्वेटा के साथ और कभी लाहौर? और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे क्या देख रहे हैं, कराची और लाहौर में किसके इम्कानात ज्यादा लग रहे हैं?
जुनैद, आवाज का प्रॉब्लम आया है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, इशाल भी यही जानना चाह रही हैं कि अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कराची लाहौर में से किसके इम्कानात ज्यादा हैं, क्योंकि कोयटा ने तो फाइनल में जगह पक्की कर लिया है। देखिए जी, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो कराची की टीम जो है ना वो बहुत मजबूत है, और उसके जिस तरह गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर है, जेम्स विंस है, और वो इस वक्त भरपूर फॉर्म में है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में जब ऑन पेपर और गैर मुल्की खिलाड़ी भी मुकम्मल फॉर्म में हो तो फिर मुकाबला तो अच्छा होगा। दूसरी जानब लाहौर कलंदर जो है वो हमेशा, क्योंकि उसको क्राउड की सपोर्ट भी हासिल होती है लाहौर में, और वैसे भी लाहौर उसका होम ग्राउंड है, तो यहाँ पर वो परफॉर्म करना भी चाहते हैं, तो और कामयाब होकर वो फाइनल खेलना चाहते हैं। कल हारिस रऊफ ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और वो कहते हैं वो अपनी टीम को फाइनल में देख रहे हैं, लेकिन फाइनल में पहुंचने के लिए उनको 2 मैच जीतने होंगे ना। पहले कराची को जीतना होगा, फिर उसके बाद एलिमिनेटर 2 में उनको इस्लामाबाद को शिकस्त देना होगी, और फिर कहीं जाकर वो फाइनल तक रसाई हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आप तो दिल ही तोड़ दिया आपने हमारा और बहुत सारे लाहौरियों का। आपने कहा कि जी पॉइंट्स टेबल को अगर देखा जाए और पेपर को देखा जाए तो उसके ऊपर कराची की जो पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम है, और उसके बाद तो फिर कराची का ही जीतना बनता है। तो लाहौरियों के दिल जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर हैं, टूट जाएंगे इससे चॉइस। अब तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इस वक्त लाहौर को, या फिर देखिए, मैंने जो ट्रू हकीकत है ना वो बयान की है कि लोगों को मैं गलत बयानी नहीं कर सकता, ऑन पेपर हो तो, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के लाहौर कलंदर्स के जज्बात हैं, जिस तरह उसको सपोर्ट मिलती है, क्राउड की बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है, तो ऐसे में लाहौर कलंदर्स का भी जो ग्राफ है वो उससे कम नहीं है, क्योंकि जब आपको होम क्राउड का एडवांटेज मिले तो फिर आप वहां पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कराची किंग्स को आखिरी मैच में लाहौर कलंदर्स ने इसी मैदान में शिकस्त से भी 2-4 कर रखा है। तो अब ऐसी सूरत में जब वो अपने होम ग्राउंड पर खेलिए तो उसका एडवांटेज तो लाहौर कलंदर्स को होगा, लिहाजा लाहौर कलंदर्स के शायकीन को मायूस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोयटा की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखेंगे? जिस वक्त इवेंट का आगाज हुआ था, बिल्कुल आखिरी पॉइंट टेबल के आखिरी हिस्से में आवाज का प्रॉब्लम। चले इशाल, यही सवाल आप पूछ लीजिए कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो इस सफर तय किया है इस पर क्या कहेंगे? तारीफ तो बनती है। आप तक आवाज पहुंच गई चॉइस साहब? मेरे ख्याल में आप रिपीट कर दीजिए। जी, आप आवाज सवाल नहीं आया। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से रेट करते हैं? और अगर कोयटा यहाँ पर लाहौर कलंदर में से कोई आमने सामने आ जाता है, यहाँ पे कराची आ जाता है आमने सामने, तो किसको आप रेट करते हैं? कौन सी टीम आप समझते हैं कि फाइनल ले उड़ेगी? देखिए जी, कोयटा ग्लैडिएटर का जिस तरह मोमेंटम बन चुका है ना, पहले तो उसने लीग के 7 मैच जीते और 8वां मैच इस टूर्नामेंट में उसने जीत लिया। एक मैच उसका बारिश की नजर हुआ है। तो ओवरऑल कोयटा ग्लैडिएटर बहुत मजबूत टीम बनकर आई है, और लगता है कि तमाम खिलाड़ी जेल हैं और मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करें। गुज़िश्ता रोज के जो मैच था इस्लामाबाद के खिलाफ, उसमें जो कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस, कल जो कैचेस पकड़े कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों ने, खास तौर पर उनके कप्तान साउशकी ने जो कैच पकड़ा, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर जितने भी मौके उनको कैच पकड़ने के मिले वो उन्होंने तमाम के तमाम उनका अवेल किया। तो इसी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मोराल है वो काफी आई है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त देने के लिए अगर कोई टीम, मैं समझता हूँ वो कराची किंग्स भी इसको शिकस्त दे सकती है, और लाहौर कलंदर्स की टीम में इतनी सलाहियत है कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को अगर फाइनल में उनके साथ मुकाबला आता है तो वो उसको शिकस्त से 2-4 कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, चले हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं लाहौर के साथ, और इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जीते। हम तो बड़े पुरुमीद हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश T20 सीरीज़ का नया शेड्यूल जारी किया है और स्क्वाड का भी ऐलान किया गया था। स्क्वाड को कितना बैलेंस देखते हैं? और ऑब्वियसली हमें बांग्लादेश टीम को हराने के लिए एक बैलेंस स्क्वाड भेजना बहुत ज़रूरी है। क्या समझते हैं जो स्क्वाड तरतीब दिया गया कितना बैलेंस है? इशाल, काफी हद तक इस स्क्वाड को 8 तब्दीलियां की गई हैं। जो दौरा न्यूजीलैंड पे टीम गई थी उसमें से 8 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया और नए खिलाड़ियों को, क्योंकि हमारा PSL या पाकिस्तान टीम का इंतखाब का क्राइटेरिया जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ PSL है। अब PSL में जिन खिलाड़ियों ने कारकर्दगी दिखाई उस बिना पर वो नए खिलाड़ियों को लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ये 8 तब्दीलियों के पीछे जो ना नया हेड कोच जो माइक हैसन है उनकी मुशावरत के साथ ये टीम मुंतखब की गई है। अगर उनकी मुशावरत के साथ ये टीम मुंतखब की गई है, मैं समझता हूँ
फिर जिम्मेदारी भी हेड कोच को लेना पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना बाबर है, ना रिजवान है, ना शहीशाह अफरीदी है, ना सुफियान मुकीम है। इस तरह जब आप इस तरह इतनी तब्दीलियां करते हैं और सीनियर खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं करते, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में अच्छी कारकर्दगी। लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि बांग्लादेश टीम के पास खिलाड़ी पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आ रहे, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो 3 मैचेस की जो सीरीज लाहौर में ही खेली जानी है उसमें कामयाबी हासिल करें और अपना ग्राफ ऊपर करें। जो सीनियर प्लेयर्स को निकाला गया है, आपके ख्याल में ये ठीक है? क्योंकि काफ़ी अरसे से यही बात हो रही थी कि सीनियर्स को मौका मिलना चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो जितने भी मौके दिए किसी में वो नहीं चले, तो रिजवान हो, बाबर हो, शाहीन हो, तो ये इन सारों को ड्रॉप किया जाना मेरे ख्याल में अब ठीक है, अब नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। जुनैद, इनको बहुत मौका मिला, लेकिन इनका जो स्ट्राइक रेट है ना, आज की जो T20 क्रिकेट है उसमें 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से जो प्लेयर खेलता है वही यहाँ पर कामयाब होता है। लेकिन क्योंकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इनका स्ट्राइक रेट इतना कम था कि उनका टीम में जगह, T20 स्क्वाड में जगह बन ही नहीं पा रही। बड़ी कोशिश की थी बाबर ने इस टूर्नामेंट में रन करने की, उसके बाद जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, 350 से ज्यादा रन्स भी उन्होंने बनाए, लेकिन वो उनका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं था कि उनको T20 फॉर्मेट में सिलेक्ट किया जाए। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इन खिलाड़ियों की क्रिकेट खत्म हो गई है, इनके पास अभी बड़े मौके हैं। आइंदा आने वाली क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपने स्ट्राइक रेट को जो दुनिया की जदीद क्रिकेट है उसके मुताबिक लाएं, ताकि ये टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन सके। क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा है और इंटरनेशनल क्रिकेट का, आपने T20 का एशिया कप भी खेलना है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो अभी इन खिलाड़ियों के पास मौका आप है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्ट्राइक रेट बेहतर करना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। और हम भी नहीं कहते कि हमारे सीनियर प्लेयर्स का जो क्रिकेट है वो खत्म हो चुका है, उनका खेल यहीं तक था। ऑब्वियसली अभी बहुत कुछ करना बाकी है इन प्लेयर्स को, और जहाँ पर बात होती है इनकी फॉर्म की, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो फॉर्म में आने के लिए उनके पास बेहतरीन मौका है, उनको एक रिलैक्सेशन दी गई है, वो अपने आप को बेहतर करके आने वाले दिनों में जितने मैचेस होने हैं उनमें परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम शेड्यूल की बात करें, जो शेड्यूल अब जारी किया गया है, तो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही होंगे ये तमाम मैचेस, 3 मैचेस शेड्यूल किए गए हैं। जी इशाल, बिल्कुल बड़ी कोशिश की गई थी। इससे पहले 5 मैचेस की ये सीरीज खेली जानी थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जिसके 2 मैचेस के लिए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। लेकिन बाद वजूहात की बिना पर इस सीरीज को 3 मैचेस तक महदूद करना पड़ा और तीनों मैचेस अब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 28 मई, 30 मई और 1 जून को खेले जाएंगे और इसके लिए बाकायदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कह रहा है कि शायकीन क्रिकेट को इस बार कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, मयारी क्रिकेट देखने को मिलेगा। लेकिन आप जो चेंजिंग्स की गई हैं उनसे खुश नज़र नहीं आते हैं, नाला नज़र आते हैं। तो क्या वाकई में हमें एक मयारी क्रिकेट देखने को मिलेगा इन तब्दीलियों के बाद? इशाल, देखें, आपका अभी अगर आपने PSL की कारकर्दगी पर टीम को सिलेक्ट किया तो अब्बास अफरीदी ने सबसे ज्यादा 17 खिलाड़ियों को आउट कर रखा है। लेकिन आप स्क्वाड पे नजर डालें तो अब्बास अफरीदी आपको नजर नहीं आएगा। इसी तरह 5 खिलाड़ियों को, अगर वसीम जूनियर को आपने, नौजवान खिलाड़ी जरूर है और मेहनत भी करता है, लेकिन उसकी विकेटों की तादाद आप देखें तो वो अभी बहुत ज्यादा नीचे है। तो आपको ऐसे खिलाड़ियों को अगर आप मौका नहीं देंगे जो टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर हैं, तो फिर तो बहुत सारे सवालिया निशान तो उठेंगे। मैं बिल्कुल नाला नहीं हूं, और बात यह है आप मेरिट पर टीम का इंतखाब करें, दोस्ती यारी की टीमें ना हो। और क्योंकि माइक हैसन का ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, तो लिहाजा उनकी जो ज्यादातर फेवर होगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स के साथ ज्यादा होगी। तो क्योंकि आप पाकिस्तान टीम के वो कोच हैं तो उनको पाकिस्तान टीम का कोच बनकर सोचना होगा। बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पे दौरा जो बांग्लादेश का है उसके अंदर तो क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए। अगर आप बांग्लादेश को अपने होम ग्राउंड पर नहीं हरा सकते तो फिर मेरे ख्याल में माजरत ही कर लेनी चाहिए जो प्लेयर्स टीम का हिस्सा है। लेकिन आज जो नाज़रीन कराची और लाहौर के दरमियान PSL का मैच खेला जाना है, ये बहुत अहमियत का हामिल होगा। होम क्राउड का, होम ग्राउंड का एज हासिल होगा लाहौर को, तो हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। लेकिन तगड़ी टीम बहरहाल कराची की भी है। बिल्कुल। और जुनैद, ये देखते हुए अपनी राय बदल भी सकते हैं और दुआएं बदल भी सकते हैं। मैं कतई नहीं बदलूंगा, मैं इशाल के नक्शे कदम पे नहीं चलूंगा। तो मेरी दुआएं और मेरा साथ जो है वो लाहौर के साथ ही है, वो जीते या हारें। बहरहाल अगर कराची और इशाल को बिला वजह बीच में लगा मिल गया, अलग अलग जुनैद की अपनी राय है। स्टेटमेंट दी थी ना कि आप जो जीतने वाली टीम होती है उसके साथ बना लेते हैं ना पार्टी।
बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बनाती, बच्चे हमारे ऐसा बयानी करते बदल हैं। दिया। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती हूँ। मैं लाहौरी चलें। हूँ और मैं लाहौर के साथ खड़ी हूँ और मेरी बहुत सारी दुआएं लाहौरियों के चलें, ये अच्छी बात है और हमारी दुआएं भी उनके साथ, हमारी सारी टीम्स के साथ दुआएं हैं। बहरहाल जो अच्छा खेलेगी उसे बहरहाल जीतना भी चाहिए और उसे फाइनल में आना चाहिए, लेकिन अगर कराची और कोयटा फाइनल में हुए तो हम कोयटा का साथ देंगे, हम बरमला इस चीज़ का इजहार करें। बहरहाल देखते हैं आज क्या होता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे Stay साथ with us. नाज़रीन वेलकम बैक और अब बात कर लेते हैं गज़ा के बहन भाइयों की। गज़ा में बच्चों की सांसें रुक रही हैं, दवा और खाना वहाँ पर मौजूद नहीं। गज़ा में बच्चों की सांसें रुकने के बाद अब सूरत हाल है कि बरतानवी सर्जन ने भी दुआएं देना शुरू कर दी हैं। पूरा मगरबी मीडिया चिल्ला रहा है, लेकिन नेतन्याहू और सर्जन उनके हैं हवारी डॉक्टर विक्टोरिया रोज़, जिन्होंने आलमी ज़मीर को झंझोड़ने वाली दुआएं देते हुए कहा है कि गज़ा में तिब्बी इमदाद की संगीन कमी के बायस वो बच्चे भी मर रहे हैं जिन्हें बचाया जा सकता था। और डॉक्टर ने यह भी बताया बरतानवी न्यूज़ चैनल को कि गज़ा के अंदर जो गम, बेबसी और जिस तरह की मौत का एक नंगा नाच जारी है, यकीन माने उसको देखकर रूह कांप उठती है। और डॉक्टर विक्टोरिया ख़ुद भी उनकी आवाज़ कांप रही थी ये बताते हुए, गमज़दा थी, बेबसी का शिकार नज़र आ रही थी कि किस तरह से जिस तरफ भी देखा जाए बच्चे मर रहे हैं, बर वक्त इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उन्हें खुराक नहीं मिल पा रही है। क्या वहाँ पर मनाज़र हैं? बात कर लेते हैं मंसूर जाफिर साहब, माहिर मशरक़ वुस्ता उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब आपको वेलकम कहेंगे। अब ये जो अलमिया है गज़ा का, फ़लस्तीनी के ऊपर ढाए जाने वाले मज़ालिम का, मगरबी मीडिया भी इसके ऊपर बिलबिला उठा है। जिस तरह से हम एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर विक्टोरिया की, उनकी गुफ्तगू भी सामने आई है, लेकिन जो नेतन्याहू है वो कहता है कि मैं सिर्फ 5 ट्रकों की उसने इजाज़त दी है, जबकि 1 महीने का राशन और अद्वियात दरवाजे पर हैं, मौजूद हैं, लेकिन उसको आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और वो ये कह रहा है कि मैं अपने जो ताल्लुक़ वाले दोस्त ममालिक हैं उनके दबाव के तहत ये इजाज़त दे रहा हूँ 5 ट्रकों की भी, वरना मैं इंसानियत के तहत ये इकदाम नहीं कर रहा। तो ऐसे फ़िरौन के बारे में कोई तवक्को की जा सकती है कि वो कोई रहम करेगा फ़लस्तीनियों के साथ? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ नेतन्याहू ने तो खुद ही अपना जो है कट्टा चट्टा वो खोल दिया है, ये कह के कि मैं अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनके कहने पर जो भी उन्होंने कुछ ट्रकों की इजाज़त दी है वो दे रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ नेतन्याहू से ज़्यादा तो उनके वो दोस्त जो हैं वो कसूरवार हैं कि जो इस वक्त आपको चाहे वो बरतानिया के यानी डॉक्टर्स की शक्ल में हो या उससे पहले बरतानिया ही की तरफ से कल एक इत्तला मिली है कि जनाब वो इसराइल के साथ अपना जो तजारती माहिदा है उसको इल्तवा में डालने के हवाले से ऐलानात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे इस नौइयत की जो इस वक्त आपको इंसानी अपीलें नज़र आ रही हैं, ये ख़ास तौर पे बरतानिया की तरफ से, तो बरतानिया का जो इस पूरे मसले के हवाले से किरदार है, मैं समझता हूँ उसे ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि इस खित्ते में मुसलमानों की इस सरज़मीन पे ये जो यहूदियत का बीज बोने वाला जो है वो बरतानिया है, और उसी ने इस मुल्क के अंदर जो है वो यहाँ पे यहूदियों का, यहूदी बस्तियों का जो जाल बसाया है। और फिर इसी तरीके से बरतानवी इंतदाब के अंदर जिस तरीके से इस पूरे खित्ते की बदर बांट हुई है, मैं समझता हूँ उस पूरी तबाही और बर्बादी में जितना बरतानिया का हाथ है उतना ही अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक का है। तो लिहाजा अब उस मसला जिसको एक अरसे तक जो है वो यही ममालिक जो है वो अंडर द कारपेट करते रहे, कभी वो अपने वीटो का राइट इस्तेमाल करके और कभी दीगर चीज़ों से सरफ नज़र करके, आज जब जो फ़लस्तीनी मजलूम आवाम हैं, बच्चे बूढ़े ख़वातीन जो हैं, उनकी जो सदाएं, जो चीखें जो हैं वो आसमान को चीरती हुई दिखाई दे रही हैं। मंसूर जाफर साहब, आपके कहने के मुताबिक तो फिर भारत का इस वक्त आवाज़ उठाना भी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि भारत जो पूरा बरतानिया है, बरतानिया ने ही तो ये बीज बोया है, तो फिर किसकी दुआएं काम आएंगी? कौन आवाज़ उठाएगा तो काम आएगा? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया बिलबिला उठी है, पूरी दुनिया जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है उसके ऊपर अश्कबार है और दुआएं दे रही है कि खुदारा वहाँ पर इमदाद पहुँचने दी जाए या फिर इस जंग को रोका जाए, इस खूनरेज़ी को रोका जाए, नस्लकुशी को रोका जाए। हम देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो दौरा था वो बड़ा ही, हम समझ रहे थे कि अहमियत का हामिल है, मुस्लिम उम्मा को होश आ गया है या फिर मुस्लिम ममालिक कुछ करेंगे और कम से कम फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर अगर तस्लीम नहीं करवा सकते तो ये जंग बंदी या उन तक इमदाद पहुंचने के लिए तो कोई काविश की जाएगी, लेकिन वो भी हमें नज़र नहीं आई है। तो अब फिर क्या किया जाए? क्या फ़लस्तीनियों को इसी तरह से बिलक बिलक कर रोते और मरने के लिए छोड़ दिया जाए?
जी, मैं बात मुकम्मल करना चाहूँगा कि इस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल है और ख़ास तौर पे ये जो आलमी बरादरी की तरफ से आपको हाहाकारी मची हुई नज़र आ रही है, ये बुनियादी तौर पे एक उनके यहाँ जो दाखिली इस वक्त तूफ़ान बपा है उनकी सड़कों पे, उनके इंटेलिजेंसिया के और उनकी जामियात के अंदर, ये बुनियादी तौर पे उसको एक आसूदा करने के लिए, उसको एक सूदिंग इफ़ेक्ट देने की कोशिश है। ये कोई फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार हमदर्दी नहीं है। आपने लंदन के अंदर जो है वो हालिया दिनों में बड़े-बड़े मुज़ाहरे देखे होंगे। इसी तरीके से खुद जिस भारत का आपने ज़िक्र किया है, उसकी सड़कों पर भी इसी नौइयत के बड़े-बड़े मुज़ाहरे, यकीनन उसमें मुसलमान शरीक हुए हैं, लेकिन वो एक ऑप्टिक्स ज़रूर है, एक निशानदेही ज़रूर है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो दाखिली कंज़म्पशन है, उसके लिए ये उनकी शोर-शराबा ज़्यादा है। क्योंकि इस मसले के हल के हवाले से जितनी मैं समझता हूँ इस वक़्त उनके पास लिवरेज मौजूद है, हाँ, उनके पास तो अपनी जगह मौजूद है और ख़ास तौर पे इस्लामी दुनिया के पास जो लिवरेज मौजूद है, वो मैं समझता हूँ उस अंदाज से इस्तेमाल नहीं की गई। ये भी इस वक्त आपको जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को एक लिहाज से कॉर्नर करने की जो सूरत हाल दिखाई देती है, उसकी भी जो बुनियाद है वो उनका ये दौरा मशरक़ वस्ता है कि उस दौरान उन्हें बड़े पैमाने पे जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसमें सऊदी अरब, कतर के अंदर जो है जिस नौइयत का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा कि हमने आज तक आपसे इस मसले के हवाले से ओपनली बात इस लिहाज से नहीं की है, लेकिन इस वक्त हमें जो अपने इंटरनल अवाम की तरफ से जो दबाव है उसके लिए उसका ये तकाजा है कि आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और इसराइल को जो है और वो कम से कम गजा में लेकिन जिस मौसर अंदाज में मंसूर साहब ये मुतालबा होना चाहिए था, आपको लगता है कि वो आवाज़ उस तरह से उठाई गई है? बरमला इज़हार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो कहते हैं कि जी मेरी ख्वाहिश है कि इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम किया जाए। क्या अरब ममालिक ने भी, सऊदी अरब ने, कतर ने और यूएई ने भी कि ये मुतालबा इस तरह से किया है कि हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को यकीनी बनाना चाहते हैं, ये हमारी भी ख्वाहिश है? जो इंटरनल दबाव मगरबी दुनिया महसूस कर रहा है, बरतानिया, यूरोप या दीगर ममालिक महसूस कर रहे हैं, वो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं और उसका इजहार कर रहे हैं? इसका इजहार यकीनन किया गया है, खासतौर पे उनके दौरे सऊदी अरब के अंदर भी, और इसी तरीके से जो जीसीसी का वहाँ समिट हुआ है जिसमें खुद अमरीकी सदर मौजूद थे वहाँ। और अगर आपने अमीर कतर की जो तकरीर सुनी हो जो उन्होंने उनके इस्तकबालिया के मौके पे दी है, तो उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इसराइल की जो इस वक्त ज़्यादतियाँ हैं, जो मजालिम हैं, उसके हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तवज्जो दिलाई है। यही वजह है कि आपने देखा कि उनके जाने के फ़ौरन बाद ही ये एक इमदाद के हवाले से जो एक ओपनिंग है उस पर बातचीत हुई, और इस वक्त यकीनन बड़े पैमाने पे जो इस वक्त आपको लेन्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे इमदादी सामान के ट्रकों की, वो मौजूद हैं, क्योंकि रफ़ा क्रॉसिंग इन इसराइलियों ने पूरे पैमाने पे तबाह कर रखी है, वहाँ से पैसेज भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो इमदाद आ रही है वो इसराइल की एक राहदारी है, करम शालोम, जी जी वहाँ से आ रही है। अच्छा, अब मंसूर साहब अगले 48 घंटे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। लगभग 14,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनकी जानें जा सकती हैं अगर ये इमदाद उन तक ना पहुँचाई गई। अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं, खुराक ख़त्म हो चुकी है और सैकड़ों ट्रक खड़े हुए हैं इनके बॉर्डर के ऊपर। तो क्या आपको लग रहा है कि इस 48 घंटे में, 24 घंटे में कोई पेशरफ्त हो सकती है, सिफारती तौर पर कोई दबाव बढ़ सकता है जिससे कम अज़ कम अशिया ज़रूरिया और दवाइयाँ तो पहुँचे? जी, आपने नोट किया होगा कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो गरब उर्दन के इलाके में जनीन में इसी तरह का एक फैक्ट फाइंडिंग डिप्लोमेटिक हाई लेवल मिशन गया जिसमें कनाडा और समेत यूरोपीय ममालिक के तकरीबन 20 सफारतकार मौजूद थे, मिस्र, तुर्की तमाम मौजूद थे। उस वफद पर एक हाई लेवल एक्रेडिटेड डिप्लोमेटिक मिशन पर इसराइली फौज ने जो है वो फायरिंग कर दी, और वो फायरिंग यही था कि इसराइल बुनियादी तौर पे अपना जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने नहीं आना देना चाहता, क्योंकि वहाँ पे आज़ाद मीडिया तो वैसे ही उसकी पाबंदी है, इसराइल के अंदर से भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा, गरब उर्दन से भी उनको निकाल दिया गया है। यही वजह है कि इस वक्त ये जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहाँ गया था उस पर भी इसराइल ने फायरिंग करके बुनियादी तौर पर अपने ही नेतन्याहू ने जो एक आइसोलेशन है, वो जिन दोस्तों का जिक्र करके बड़े फख्र से ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने उनके कहने पर ये इमदाद बहाल की है, तो इस वक्त दुनिया भर के कैपिटल से जितना शदीद रद्द अमल इस एक इक़दाम पर आ रहा है, मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। और इसी तरीके से जो उनको इंटरनली जो उनके खुद यार लपेट जो उनके अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने तो कल खुद नेतन्याहू के इक़दामात को एक नस्ल कुशी, एक जंगी जुर्म जो है वह करार दे दिया है। ऐसे में दाखिली तौर पर जो दबाव है और ख़ासतौर पर मुख्तलिफ
मंसूर जाफर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुख्तलिफ दबाव तो बैलों बढ़ को- रहा है, लेकिन इस दबाव के बढ़ने के बावजूद सिर्फ 5 ट्रकों को इजाज़त दिया जाना, जबकि 1 महीने का सामान जो है वो आप बता रहे हैं कि ट्रक जो है वो लाइन में लगे हुए खड़े हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए उनको रसाई नहीं दी जा रही है। तो जो इस वक्त कनाडा, फ्रांस या फिर दीगर ममालिक की जानिब से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इंसानी इमदाद की राह ना खोलेगी तो इसराइल को इक्तसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते हैं कि ये तमाम ममालिक सीरियस हैं और अब जो इक़दामात करने की बातें हो रही हैं नेतन्याहू के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ, वो इक़दामात किए भी जाएंगे ताकि मुकम्मल तौर पर जो इमदाद है वहाँ तक पहुँचने दी जाए और इस जंगबंदी को रोकने के लिए कोई इक़दामात हो सके मज़ीद? ये इन्हीं बुनियादी तौर पे जो धमकियां हैं या इंतबाहात हैं उसी का नतीजा है कि नेतन्याहू जो है वो कम से कम इस बात पर तो राजी हुआ है कि वो इमदाद खोले। असल में इस वक्त जो तशवीश की बात यह है कि जो बड़े पैमाने पे तकरीबन पिछले 2 माह से ये इमदाद रुकी हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेरिशेबल हैं, जो ख़राब हो रही हैं। उसमें अशिया खुरोनोश भी शामिल हैं, अद्विया भी शामिल हैं, और वो क्योंकि ओपन स्काई के नीचे खड़े हैं वो ट्रक, और आपको पता है कि इस वक्त गर्मी का मौसम है, तो मोस्टली वो चीज़ें जो हैं या तो वो ख़राब हो रही हैं या वो आउटडेटेड हो रही हैं। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि उन्हें फौरी से पहले जो है वो मुतल्लका इदारों तक पहुँचाया जाए ताकि उसकी तकसीम। और इसराइल इस वक्त जो ये बात करता है कि ये इमदाद हम हमास के हाथ नहीं लगने देंगे, तो वो अपनी मनपसंद फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को वहाँ ले आएँ। ये वही जी। फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी है कि जिसके ज़ेरे नगीन गरब उर्दन के इलाकों के अंदर उन्होंने सफारतकारों पर असला और गोला बारूद तान कर ये साबित किया है कि वो इस अथॉरिटी को परेका की अहमियत नहीं देते हैं। तो ऐसी फ़लस्तीनी बिल्कुल सही। अथॉरिटी इस तबाह जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, अगर नियत है तो इमदाद उन तक पहुंचाने के लिए कोई भी रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन ये हीले बहाने, ये जुल्म, ये बर्बरियत जो है इसे रोकना होगा। अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं। मुस्लिम उम्मा को ख़ास तौर पे इस दबाव को बढ़ाना होगा ताकि इजराइल अपनी हटदर्मी से बाज आ जाए। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर अहम इशूज़ हमारे साथ होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और अभी का हमारा टॉपिक है कि क्या आप ये महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में खुशी आपसे रूठ गई है, आप हमेशा सैड रहते हैं या फिर किसी ना किसी गम में मुब्तला रहते हैं, और फिर पैसे के बगैर खुश कैसे रहना है, क्या खुश रहा जा सकता है? ये सबसे अहम सवाल है नाज़रीन कि अगर आप महदूद वसाइल में खुश रहना चाहें तो क्या ऐसा मुमकिन है? और ये लगभग इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की ख्वाहिश भी होती है, उसका टारगेट भी होता है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये टॉपिक इसलिए भी अहम है कि लगभग इस पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो अक्सरियत है लोगों की, वो इसी तगोदों में लगी रहती है कि महदूद वसाइल के अंदर किस तरह से मुतमईन रहा जाए, किस तरह से खुश रहा जाए, रात को जब आप सोएं तो आपको इत्मीनान की नींद आए। क्या ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन है भी सही? क्योंकि हमारा दीन तो कम अज़ कम हमें यही दर्ज देता है। जी बिल्कुल, दीन हमें कनात का, सब्र का दर्स देता है। अब देखिए कि हम जो तंगदस्ती की, खुशहाली की बात कर रहे हैं और खुशी को लिंक कर रहे हैं इसके साथ, तो देखिए तंगदस्ती और खुशहाली भी बेसिकली वसाइल के साथ नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बाजार वो करोड़ोंपति या अरबपति है, मगर वो इंतहाई तंगदस्त हैं। उनसे अपने रोजमर्रा के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिजनेस को चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, एम्प्लॉइज के लिए तनख्वाहें नहीं है, घर को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं है, और दिखावा बहुत ज्यादा है। लोगों के नजदीक वो अरबपति हैं या करोड़पति हैं, मगर वो इंतहाई तंगदस्त हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसा आदमी है जो चंद लाख या बल्कि चंद हजार में भी वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने अपना सर्कल अपने वसाइल के मुताबिक बनाया, उसने अपनी चीजों को उतना दिखावे की तरफ नहीं लेके गया। अब वो कम चीजों के साथ खुशहाल है, और एक आदमी बहुत कुछ लेके भी तंगदस्त है। इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है, दिस इज स्टेट ऑफ माइंड। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, ये स्टेट ऑफ माइंड कैसे लाएं, ये प्रैक्टिस कैसे करें? क्या एक बंदा जो आदी हुआ हो या उसने अपने अंदर ये चीज़, उसको जो सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है कि हर एक चीज़ पैसे से ही होनी है, खुशी भी पैसे से मिलनी है, मोहब्बत भी पैसे से मिलनी है, इत्मीनान और राहत भी पैसे से मिलनी है, तो वो ये चेंज कैसे लाए अगर वो मुश्किलात का या तंगदस्ती का शिकार हो जाए? फिर भी एक तो ये बात है कि आप जो मेंटल स्टेट को चेंज करने की बात करते हैं, ये बनी कैसे है? ये हमारी आसपास की एनवायरनमेंट से बनी है। एनवायरनमेंट में लोग होते हैं, अगर लोग हमारी मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हैं तो हम भी तो लोग ही हैं ना। हम अगर इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाएं
इतने जबरदस्त मेंटल स्टेट के मालिक हो, हम आसपास के लोगों की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मिसाल देता हूं मैं, आप सिर्फ एक काम कीजिए, आज अपने अपने वार्डरोब को जाके चेक कीजिए। आपके पास ऐसे वहां पे दर्जनों सूट निकलेंगे जिसे आपने कई महीने से टच भी नहीं किया। बिल्कुल आपने जूतों की अपनी लिस्ट को देख लें, आपने कितनों को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। आपने फ्रिज को देख लें, कितनी फूड है जो आपकी जाया हो रही है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप अगर चंद साल या चंद डेकेड पहले चले जाएं तो उस वक्त घरों को देखें तो कितने एसी थे, कितने टीवी थे, कितने फैंस थे, कितने फ्रिज थे, और आज कितने हैं। अब उस वक्त भी हम खुश थे, हम गुजारा कर रहे थे और अच्छे तरीके से कर रहे थे। आज बज़ाहिर ये मादी चीजें हमारे पास ज्यादा हो गई हैं, लेकिन ये बज़ाहिर ज्यादा मादी चीजें इस वक्त हमें नाखुशी की तरफ लेके जा रही हैं। तो शायद हमें अपनी जिंदगी को डी क्लटर करने की जरूरत है। डी क्लटर का मतलब है कि जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें अपनी जिंदगी से निकालें। जब सामान थोड़ा होता है तो सफर आसान हो जाता है, और जिंदगी बजाते खुद एक सफर है। हमें ये देखना होगा कि वो कम से कम कितना सामान हो जिसके जरिए मैं हैप्पीली अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। सफर मकसद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज भी है कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है, मंजिल मकसद है। जी डॉक्टर साहब, आपके पास सारा कुछ मौजूद है। कुछ वो लोग हैं जो कि आप जिस तरह से बता रहे थे कि जिनके पास दिखाने के लिए सब कुछ है लेकिन खर्च करने के लिए वो तंगदस्ती का शिकार हैं। एक वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है, वो खर्च भी बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी वो बीमारियों का शिकार हैं, या फिर वो कुछ वहमों का शिकार हैं, या फिर वो स्ट्रेस का शिकार हैं, खुश नहीं हैं, मुतमिन नहीं है, इत्मीनान नहीं है उनको ज़िंदगी के अंदर, पुरसुकून नींद नहीं है उनके पास। उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो खुशी महसूस ही नहीं करते? उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है सब कुछ होने के बावजूद भी। देखिए, दो चीजें हैं। एक बात, जैसा मैंने पहला फिक्रा कहा था कि खुशी, हैप्पीनेस या सैडनेस ये स्टेट ऑफ माइंड है, इसका हालात से कोई ताल्लुक नहीं। और अब आपने खुद ही मेरी बात की तस्दीक कर दी कि बज़ाहिर लोगों के पास सब कुछ है, इसके बाद वो खुश नहीं है, बीमारियों का शिकार हैं, गिल्ट का शिकार हैं। अब जो गिल्ट के बीमारियां हैं ये भी मेंटल स्टेट की वजह से पैदा होती हैं। बात को आदमी सोच रहा होता है कि मेरे पास जो सब कुछ है ये मैंने हलाल तरीके से नहीं कमाया, इसमें ऐसी बेशुमार चीजें मैंने लोगों का हक गसब किया है। वो जो गिल्ट है वो अंदर से उसे खा रहा है। बात वक्त आपके टारगेट्स, आपने ऐसा भी मामला नहीं हुआ, ये भी हो गया, लेकिन आपके टारगेट्स इतने बड़े थे कि आपने बहुत कुछ हासिल भी कर लिया, लेकिन बहुत बड़े टारगेट्स तक ना पहुंच सकने की वजह ये भी आपको सैडनेस का शिकार करती है, बीमारियों का, डिप्रेशन का, परेशानियों का शिकार करती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैं एक स्कूल को जानता हूं जिनके स्कूल की खाली बिल्डिंग जो है वो 1 अरब रुपए से ज्यादा की थी। हजारा बच्चे वहां पढ़ते थे, मगर वो इतने तंग दस्त थे कि उनसे स्टाफ की तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी। मैंने 2-3 दफा मशवरा दिया कि 2-4 कनाल जगह इसमें से बेच दो और सारी चीजें क्लियर कर लो अपनी, मगर वो इतने तंग दस्त थे, ज़हनी तौर पर इतने तंग थे कि वो काम नहीं कर सके। नतीजतन पूरे का पूरा स्कूल, पूरी की पूरी एजुकेशनल एम्पायर, सारी की सारी जमीन बोस हो गई क्योंकि वो ज़हनी तौर पर इंतहाई तंग दस्त थे। और ऐसी मिसालें आपको अपने आसपास बेशुमार मिलेंगी। इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें डॉक्टर साहब, ये किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि हम लोग सब किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं और कभी ना कभी हम किसी ना किसी ऐसी चीज़ से गुजरे होते हैं कि जो ट्रॉमे में हमें ले जाती है, या फिर हम उसके अंदर अपने आप को इतना गुम कर लेते हैं कि हम उससे निकलना खुद ही नहीं चाहते, हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इसका एक वजह तो इसकी समझ में आती है कि अल्लाह से दूरी या अपनी नमाज रोज़े से दूरी है, इबादत से दूरी है। दूसरी वजूहात क्या हो सकती है? हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें उसका शिकार कर देते हैं बार बार उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए, या फिर हम खुद ही कहीं ना कहीं अंदर से इतने कमज़ोर होते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। मैडम, जिस तरह बॉडी के मसल्स होते हैं इसी तरीके से हमारे इमोशनल मसल्स भी होते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग के मसल्स भी होते हैं जो इनविजिबल होते हैं। जब आप बॉडी मसल्स के ऊपर काम करते हैं तो आपके मसल्स मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं। इसी तरह इमोशनल मसल्स या मेंटल मसल्स छोटे छोटे फैसले लेने से, छोटे छोटे इकदाम करने से मजबूत होते हैं। फिर आप उससे बड़े इकदाम और उससे बड़े फैसले कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, अगर हम ये सोचकर इन्हें एक्सेप्ट करें कि ये चैलेंज हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे इमोशनल और मेंटल मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें इनमें मुब्तला किया है। देखिए, कुरान पाक का एक कॉन्सेप्ट है कि किसी इंसान के ऊपर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। अब अगर ये कुरानिक कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी चैलेंज में डाला गया हूं, किसी मुश्किल में डाला गया हूं, हल करने की सलाहियत
मेरे अंदर उसके अंदर कैपेबिलिटी पैदा की गई है, तो मुझे तो बिल्कुल सही। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने मुझे इस बिल्कुल, challenge अल्लाह को का हल- शुक्र अदा करना मेरे ख्याल में ये क्रक्स है इस तमाम गुफ्तगू का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने से नीचे वालों को देखिए, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो हमेशा आप शिकवा कनाई रहेंगे, आप नाराज़गी का इजहार ही करेंगे। बिल्कुल जी। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज अभी बाकी हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे जुनेद कह भी रहे थे कि हम लोग बात करेंगे खवातीन के लिए कि खवातीन के पहनावे ईद के लिए क्या होना जी। चाहिए। वैसे तो मर्द भी इस वक्त मर्दों के भी इसी जज्बात में हैं। लगी हुई हैं कि जी हाँ। क्या डिफरेंट पहन सकते हैं और ईद पर मुनफरद कैसे लगें। तो यही खवातीन भी चाहती हैं कि वो सबसे डिफरेंट कैसे हो सकती हैं, क्या उन्हें पहनना चाहिए और क्या इन जा रहा है। और हर एक ईद का ट्रेंड भी होता है ना। पिछली बार हमने देखा था कि फर्शी फर्शी शलवार। शलवार, हर तरफ फर्शी शलवार की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जो टेलर थे वो भी आपको पता है कि उनके नखरे तो बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे थे फर्शी शलवार के। तो इस बार क्या होने जा रहा है जी? बिल्कुल, हमारे इस साथ बार मौजूद जानते हैं हमारी हमारे साथ डिजाइनर सायरा रिजवान, फैशन डिजाइनर स्टूडियो में ही मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे सायरा आपको। सायरा, बिल्कुल जिस तरह जुनेद कह रहे हैं कि पिछली बार फर्शी शलवार बहुत इन थी और हमने भी फर्शी शलवार की इतनी धूम सुनी कि टेलर या बच्चे बच्चे से फर्शी शलवार फर्शी शलवार। तो डिमांड कुछ कम हुई है? क्या नहीं, फर्शी शलवार अच्छा, still- बहुत अभी भी फैशन में है और लोग अभी तक जो लोग पहन नहीं सके थे छोटी बार ईद पे वो इस दफा पहनने वाले ये हैं। भी सही है। आज तो थोड़ा लेट हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि इतनी दौड़ लगी हुई थी कि नहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। मैंने तो फर्शी शलवार इस ईद पे पहन के बिल्कुल, रहना है, हाँ। वरना पता नहीं ईद मुकम्मल नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल तो जो ऐसे लोग ही पीछे रह गए होंगे वो तो बहुत ही इस वजह से परेशान होंगे कि मैं अब इस बार पहनूंगी, ट्रेंड पुराना हो गया है। हाँ, तो हाँ। कुछ और ऐड हुआ है इस बार? जी, क्योंकि अभी गर्मियाँ ज़्यादा होंगी। छोटी ईद थोड़ी जब आई थी, सीज़न इतना ट्रांजिशन में था, इतनी गर्मी नहीं थी, तो अभी वही लॉन में है या कॉर्ड सेट्स हो गए हैं। तो उसके अलावा लॉन्ग शर्ट्स वगैरह भी और हैं कलर का भी trousers तो चेंज होगा। उस वक्त डार्क कलर्स होंगे तो अब लाइट उस वक्त डार्क कलर थे, अभी बटर येलो बहुत ज़्यादा इन है। Okay. जी, और इस तरह के ऑफ वाइट्स, बेजेस, और फिर क्योंकि उस वक्त ट्रांजिशन पीरियड था, सर्दियों का था, अभी फैब्रिक चिकन में बोरिंग वाला चिकन हो गया वो, और पेस्टल कलर्स, फ्लोरल्स, वो सब आ गए क्योंकि अभी एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली अच्छा, है। फर्शी शलवार तो सारा यकीनी तौर पे डिमांड में है ही। आपने बताया कि स्टिल वो लोग जो कि नहीं पहन सके थे खवातीन खासतौर पे वो उसको आजमाएंगी। लेकिन क्या शर्ट्स में भी कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या शर्ट्स रेगुलर ही चल रही हैं? किस तरह से वेरिएशन लाई जा सकती है, जरा सजेशन एक्चुअली यू नो वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो जैसे हम कहते हैं कि एक चीज़ किसी एक ने पहननी नहीं होती, उसे यू नो चेंज करके, इनोवेशन करके। तो हमारे घेरों में डिफरेंट स्टाइल्स आ गए हैं। पहले हमारे शर्ट के दामन जो है बिल्कुल स्ट्रेट्स होते थे, अब उसमें वो राउंडेड चल रहे हैं। और वो पुराना आप डिकेड्स अगो हमने कॉलेज के स्टूडेंट होते थे तो तब पहना था, करते थे राउंड घेरा। राउंड। हाँ, वो जो जेंट्स की भी आपने देखा होगा इंस्टा पे पिक्चर्स चल रही थी, आई थिंक 1960s 70s की बिल्कुल फर्शी शलवार और राउंड घेरा। बिल्कुल वो सारा दौर दोबारा से वापस आ बिल्कुल, हाँ। अभी लेकिन जेंट्स तो नहीं पहने, लेकिन अभी वो अच्छा, लेडीज जुनेद भी लास्ट ईयर रह गए थे, इन्होंने भी फर्शी शलवार। मैं इस बार भी रह जाऊंगा। आप जो मुझे पहनाने के चक्कर में है, मैंने बिल्कुल आपकी बात इस बार उम्मीद कर रहे हैं हम कि जुनेद जो है ना वो भी अपॉर्चुनिटी आवे कि उसी सीजन में, उसी ट्रेंड के अंदर दूसरी ईद आ गई है तो यकीनी तौर पर। लेकिन अगर ईदें गुजर नहीं आ रही नहीं, एक्चुअली अच्छा, पता है क्या है, colours- क्योंकि ट्रेंड्स तो रिपीट होते हैं लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी रिफाइनमेंट आ जाती है विद टाइम। तो जैसे 1970s में अगर ये चल रहा था, लेकिन आजकल के दौर में जो है थोड़ा रिफाइनमेंट के अच्छा, साथ। जो मर्दों में हमने बेल बॉटम सुना था और वो हाँ। बड़े अरसे तक रहा था। 60s 70s में जी, हम जी, देखते हैं जी। पुरानी मूवीज के अंदर भी। तो क्या ये चॉकलेटी फर्शी हीरो शलवार- भी बहुत ज्यादा। फर्शी शलवार भी वही चीज है या ये कुछ डिफरेंट है इसमें? नहीं, ये फर्शी शलवार थोड़ा डिफरेंट होता है। बेल बॉटम्स में तो द शेप ऑफ द लेग इज लाइक मोर प्रोमिनेंट और बॉटम खुला होता है, लेकिन शलवार इज ओवरऑल विद अ लॉट ऑफ घेर। अच्छा सायरा, अगर आप देखें तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी माएँ जो थी, उन्होंने शलवारें पहनी हुई हैं और उस वक्त भी शॉर्ट शर्ट और शलवारों का ट्रेंड था और बहुत खुली खुली शलवारें हुआ करती थी और शर्ट्स बहुत फिटेड शर्ट्स हुआ करती थी। इस बार थोड़ा सा जो इनोवेशन उसके अंदर आई कि शर्ट्स भी लूज फिट में हाँ, थी लूज फिट में और फिर उसके shirts साथ शलवारें जो थी वो पाँव के भी नीचे जा रही थी। जी, बिल्कुल फ्लोर पर है। उसका नाम ही इसीलिए फर्शी शलवार है कि शुड बी टचिंग द फ्लोर, आपके टोज वगैरह जूते नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन उसके साथ भी आपने देखा होगा डिफरेंट, क्योंकि कुछ लोग, ये एक ऐसा स्टाइल था जो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट लड़कियों पे विद शॉर्ट शर्ट अच्छा लगता है। तो अब बाकी लोग क्या करें, यू नो। तो आप बताएं ना क्या करें। हाँ, तो वो जरा थोड़ी सी लॉन्गर सेहतमंद शर्ट्स है, के साथ जो थोड़ी एग्जैक्टली। सेहतमंद अब है, जुनेद ये थोड़ी मोटा बल्कि नहीं हैं। कह रहे,
courtesy से हाँ, काम नहीं, ले रहे हो देखे ना, तो खवातीन बुरा भी मान जाती हेल्दी हैं। हेल्दी और हेल्दी है, हेवी सेट कह सेहतमंद, सकते खाते हैं पीते घर की Exactly, हाँ हैं, जी। या मर्द हजरात उनके लिए क्या मशवरा है, वो क्या पहने? जी वो मैं बता रही हूँ कि लॉन्गर शर्ट्स के साथ भी ये चीज़ें चल रही है। उसके अलावा काफ्तान स्टाइल शर्ट जो है, जो बिल्कुल लॉन्ग है, वो भी आपके कर्व्स वगैरह हाइड कर देती है। तो यू नो आजकल भी मेरे ख्याल में लोग हर कोई अपने स्ट्रेचर, अपने बॉडी टाइप के मुताबिक कपड़े पहनते हैं, तो दे लुक गुड। इट्स नॉट नेसेसरी यू शुड फॉलो फर्शी शलवार, तभी आप ट्रेंड में लगेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, बीच में एक फेज आया था शॉर्ट शर्ट्स को बिल्कुल शॉर्ट शर्ट्स पहनी जाती थी और उस वक्त क्यूलेट के साथ या ट्राउज़र के साथ, स्ट्रेट ट्राउज़र कट के साथ पहनी जाती थी शॉर्ट शर्ट्स। फिर हमने देखा कि एकदम उन्हीं ट्राउज़र्स के साथ, स्ट्रेट ट्राउज़र्स के साथ, ट्राउज़र पैंट्स के साथ हमने लॉन्ग शर्ट्स होती हुई देखी। जी, जी। अब वो जिनकी शॉर्ट शर्ट्स थी उन्होंने लेसे लगा के उनको लंबी की एग्जैक्टली ये भी हमने देखा। अच्छा, ये जो शर्ट्स के साथ बार बार ऊपर नीचे की गेम चल रही है, अच्छा ये क्या तो देखिए है? बड़ी अच्छी चीज़ है ना ये कपड़ों में। यू नो यू कैन प्ले विद देम, यू कैन, आपके पास बेसिक कुछ कपड़े हों, आप उसको चेंज करके पहन सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपको खुद थोड़ी सी एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए तो आप कपड़ों के लेसेस लगा के लंबा भी कर सकती हैं, उनको छोटा भी कर काट के सकते छोटा भी हैं। कर हाँ, सकते हैं। और पहले जो छोटी अगर आपने रखी हुई थी सेव करके, तो वही दोबारा अभी फर्शी साथ शलवार के शलवारें साथ बनाएं। पहन ले। पहले शलवार जो है वो ट्यूलिप शलवार थी या कम घेरे वाली लाइक बटरफ्लाई टाइप वो शलवार थी। तो यू नो यू कैन मिक्स एंड मैच। अभी बहुत सारी ऐसे हमारे भी आर्टिकल्स हैं जिनको हम दोबारा रीइनोवेट कर रहे हैं कि यू नो टू गिव देम अ न्यू लुक, यू नो एक मिक्स एंड मैच। ठीक है। अच्छा सायरा, आपने एक तो येलो कलर बताया, इस समर पे ज़्यादा इन दिखाई देगा। समर की white। मुनासबत से और कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं? ऑफ वाइट्स हैं, डस्टी पिंक है, उसके अलावा वेरी ब्यूटीफुल लाइलिक कलर, लाइट कलर जो होता है, और इसके अलावा पीचेस, पेस्टल्स में आपको सारे ये बहुत ज़्यादा कलर नज़र आने वाले अच्छा, सारे हैं। डार्कर आर्ट फॉर द नाइट में फिर भी चल जाते हैं, लेकिन दिन में बहुत प्लेजेंट से कलर्स अच्छे लगते हैं। फ्रेश सही कलर, है। अच्छा, ताकि आप मरियम पहले साहिबा भी बहुत सारे कलर्स ऐसे पहनती हैं जो कि बाद में ट्रेंड बन जाते हैं और वो इतने इन हो जाते हैं कि हर बंदे ने फिर उसके बाद वही कलर्स पहने होते हैं। और हमारी बहुत सारी मिनिस्टर साहिबा भी उनको फॉलो करते हुए वो वन टोन सर से लेकर पांव Exactly, तक, दुपट्टा, कमीज और ट्राउजर एक ही टोन में। वन टोन बहुत और अच्छा लगता है। simple और कॉर्पोरेट बड़ा stylish। मोनोटोन ड्रेसेस में आप बहुत एलिगेंट लगते हैं। सो आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें तो पीपल गो फॉर यू नो दिस मोनोटोन कलर सॉलिड्स इंस्टेड ऑफ प्रिंट्स एंड एवरीथिंग। तो दे आर अच्छा, वैसे पर्सनालिटी का जो अरोमा है, जो जिस तरह से उन्होंने खुद को ग्रूम किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, उनके ऊपर जचता भी है। और अब उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी काम बिल्कुल करने की वैसे ही जरूरत काम है करेंगे। लेकिन हम देख रहे होते हैं हमारी बहुत सारी मिनिस्टर साहिबा ने भी पहना होता है। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल भी उनके ऊपर उतना सूट अच्छी नहीं नहीं लग रही करता। होती। बिल्कुल उनके ऊपर उतना सूट नहीं करता जितना मरियम साहिबा पे सूट करता है। और ऑब्वियसली उनके जो कलर होते हैं बड़े ऑब्वियसली शी कैरीज इट वेरी वेल, बहुत अच्छे कलर भी पहनती बार है तो और कद उन्होंने- भी अच्छा है। हाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। 14 अगस्त पे एक दफा उन्होंने ग्रीन और वाइट कॉम्बो के साथ पहना हुआ था और वाइट कुर्ता, साथ में ग्रीन पट्टी बारीक लगी हुई और फिर बारीक ही दुपट्टे के इर्द गिर्द उन्होंने पट्टी लगवाई हुई थी। तो वो उसके ऊपर चांद, तारा और पाकिस्तान का जो नक्शा बना हुआ था बड़ा ही उसको प्रोमिनेंट कर रहा था और डिफरेंट डिजाइन दिखा रहा था। तो हम लोग ये देखते हैं कि डिजाइनर्स जो है वो हर बार कुछ ना कुछ नया कर दिखाने की कोशिश में होते हैं। एक से दूसरा बेहतर, दूसरे से तीसरा बेहतर, ये दौड़ लगी हुई होती है। तो ये ट्रेंड्स कहीं पीछे से चल रहे होते हैं जो आ रहे होते हैं, या फिर अपनी इनोवेशन होती हैं कि इस बार हम ये करेंगे और जिसने पहले कुछ लॉन्च कर दिया वही ट्रेंड बन जाता है। एग्जैक्टली ट्रेंड्स तो इसी तरह है कि दे आर डिक्टेटेड बाय यू नो सीजन एंड जिस तरह का वेदर हो, टाइम की वजह से डिक्टेट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ओकेजन, तो यू नो समटाइम्स वी गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ से थोड़ा सा फ्यूजन का में आ जाते हैं। बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड है आजकल, मिडिल क्लास में वर्किंग लेडीज़ हैं एंड दे वांट टू यू नो लुक स्टाइलिश एज वेल एज ऑन ट्रेंड और कंफर्ट भी हो। तो फिर हमें यू नो वी टेंड टू मेक थिंग्स, वी फोरसी कि ओके यू नो हम सब चीज़ देख के चलना पड़ता है, सीजन एंड देयर जॉब स्टाइल के वर्किंग स्टाइल क्या है उनका। तो यू नो ऑब्वियसली वी फोरसी फैशन। लेकिन हमारी जो घरेलू खवातीन हैं वो भी मॉडल लगना चाहती हैं। हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की खवातीन भी मॉडल लगना चाहती हैं। तो उसके लिए फिर क्या फॉलो करें? वो ट्रेंड्स को फॉलो करें या अपनी बॉडी शेप को फॉलो करें? एक एक्सट्रीम तो नहीं कर सकते, यू नो यू हैव टू बी अ मीडियोकर इन दैट। और दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे तो तभी पर्सनालिटी को आपके कलर्स भी सूट इसमें करती मैटर है। करते हैं कि आप मोटे हैं तो आपको ये कलर्स नहीं पहनने चाहिए, आप स्लिम स्मार्ट हैं तो आपको ये कलर। हाँ, अगर आपका हैवी सेट है तो फिर डार्कर टोन्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो दैट दे कैन कवर, हाँ दे कैन कवर योर लव हैंडल्स। क्योंकि वाइट, ऑफ वाइट्स में फिर
थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है, आपका प्रोमिनेंट होता है फिगर, लेकिन डार्कर टोन्स आर टेंड टू हाइड, वो कंसील कर लेते हैं। तो ये कलर साइंस एक साइंस है, जी हाँ, इसको आप उसके आपके मिजाज के ऊपर असरात होते हैं, सामने वाले के ऊपर मिजाज भी। पर तो होते ही हैं, लेकिन आप जिस चीज़ को कंसील करना चाहते हैं आप उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप लॉन्गर, आपका कद छोटा है तो लॉन्गर आप लेंथ के कपड़े पहने और इसी तरह मोनोटोन पहने तो आपकी एक इल्यूजन देता है कि आपका कद लंबा है। लेकिन आप ब्रेक डाउन कर दें कपड़ों को इन 2 कलर्स, तो फिर वो आपकी अच्छा, 2 कलर्स की आपने बात की, आइडियली कितने कलर्स के शेड होने चाहिए एक ड्रेस के अंदर जो आपकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर्स भी वो गड़बड़ हो जाता है, पर्सनालिटी को डैमेज ही कर वो देते हैं, देखने वाले को भी भला नहीं दिखता। तो क्या इस बारे में क्या राय है आपकी? मुझे तो यही लगता है कि सॉलिड ज़्यादा पहने चाहिए, और अगर उसमें हो भी तो 1-2 कलर्स, प्रिंट्स हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन देयर इज़ पर्टिकुलर लाइक डे लाइट के दिन में या समर में, स्प्रिंग में वो बहुत अच्छे लगते हैं। बट देयर आर डिफरेंट ओकेजन्स जो डिक्टेट करते हैं आपके अच्छा, फैशन। ओकेजन पे फिर से एक बार ईद पे अगर आ जाएं, ईद पे अब एक और टास्क इस बार खवातीन का ये भी होता है बड़ी ईद पे कि उन्होंने कुकिंग भी करनी है। कुकिंग भी करनी है, हाँ। ठीक है, तो इस सुबह दफ़ा हमारा फैब्रिक बिल्कुल चेंज है उनके लिए। फैब्रिक क्या है और हमारे उसके लिए स्विस लॉन का फैब्रिक है, चिकन का फैब्रिक है, बिल्कुल जिसमें प्योर फैब्रिक होता है, एयर शुड पास, एंड एक ऐसा फैब्रिक जो क्रीज फ्री भी हो, जो दिन में अगर काम भी कर रही हैं और मेहमानों को भी अटेंड कर रही हैं, तो इस तरह का वो अकड़े वाला कोई हार्ड किस्म का फैब्रिक नहीं होना चाहिए। तो द फैब्रिक चॉइसेस आर सच कि हम देखते हैं कि वो क्रीज फ्री हो, वो डे टू नाइट भी जा सकता है। अच्छा, अभी साइरा इतने फैंसी कपड़े आने लग गए हैं क्योंकि हर ब्रांड ने कुछ ना कुछ ऊपर लगाया हुआ होता है, हेवी लेसेस, मोटिव्स और कढ़ाइयाँ होती हैं। आप उनको गर्मी में किचन में नहीं जा सकते, सिर्फ एसी में बैठ के बैठ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें खवातीन? क्या 2-2, 3-3 ड्रेसेस रखें कि ये मैंने कुकिंग के लिए पहनना है ईद के टाइम पे और ये मैंने नहीं, एक्चुअली ये तो होता है, देखिए जब ये सीजन स्टार्ट होता है ना गर्मियों का, तो हम हैंडवर्क को कम कर देते हैं। हैंडवर्क, दबका, कोरा या स्टोन्स वो चुभते हैं आपको, और वो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। तो लाइट एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा, मशीनी कढ़ाई हम ज़्यादा कर देते हैं, पैचेस ज़्यादा कर देते हैं, जो लेकिन हमारा हाथ का काम बिल्कुल कम हो जाता है उसमें। जस्ट एम्बेलिशमेंट्स, इवन आपको पता है बटन भी लोगों को इरिटेट करते हैं कि हैंगिंग्स नहीं होनी चाहिए सारा। तो वी टेंड टू गो फॉर मोर कंफर्टेबल थिंग्स। इवन ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा जो है ना फैब्रिक ऐसा लगता है चुभने वाला, तो वी, और गर्मियों में उसको देख के फील गर्मी की जी, वी गो फॉर वेरी कॉटन्स और इस तरह के जो फैब्रिक्स हैं। अच्छा, इस बार एक कलर बड़ा इन हुआ था जो कि मोका कलर था, मोका जी, 2025 चॉकलेट ब्राउन मोका, हाँ जी, विंटर्स में ये काफी था जी। अच्छा, अब ये पूरे साल चलता है या फिर वो जो विंटर के लिए आया था तो विंटर में, क्योंकि वो 2025 का कलर कंसीडर किया जा रहा है, तो उसको पूरे साल इम्प्लीमेंट किया जाता है, हर सीजन के अंदर उसको बीच में कलर में ऐड कर दिया। जो आपने पीचेस की बात की थी वो ब्राउन पीच में ही जाता है। हाँ, एग्जैक्टली उसी में ही है, और दैट्स द कलर फॉर द होल ईयर। तो डेफिनेटली उसके अंदर आप वेस्टर्न में भी थोड़ा सा कर सकते हैं। जब हम कॉर्ड सेट्स बनाते हैं तो मोका कलर उसमें बहुत चल रहा है, ऑफ वाइट के साथ पेयर अप कर सकते हैं। और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कपड़ों में करें, इफ यू आर वेयरिंग अ ऑफ वाइट कलर तो उसके आपके सैंडल्स एंड बैग मोका कलर के होते हैं। हाँ, तो वो एक्सेसरीज के साथ आप थोड़ी प्ले कर एक्सेसरीज की आपने बात की तो मुझे याद आया, थोड़ी और अगर आप वेरिएशन लगाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में अपने बकरे या अपने बैल के साथ भी अपने कलर को मैच कर सकते हैं ना, तो कितना अच्छा लगेगा। करेंगे, मैं बॉयज की तरफ आ जाती हूं, जुनैद ने बात करी है, तो जुनैद गाय के साथ अपना ड्रेस मैच करें या बकरे के साथ? Why not मैच इट विद योर वाइफ और घर वालों? देखें ना, वाइफ तो वही पे, वाइफ ने तो सारा साल वही पे रहना है ना, वाइफ ने तो वही रहना है, बकरे ने आना है, कुर्बानी उसकी होनी है, तो उसके साथ भी तो यकजहती का इज़हार होना चाहिए। ये बात बड़ी वाकई इंटरेस्टिंग हो गई है कि अब बकरों की ईद होती है, स्पेशली बकरा ईद जो होती है, और मर्दों के ऊपर एक जिम्मेदारी, बीवियों को और बच्चों को शॉपिंग करवाने के बाद उनकी बकरों की खरीदारी या बड़े जानवरों की जो कुर्बानी की खरीदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी मतलब जेंट्स के साथ मैचिंग कर, नहीं जेंट्स करते हैं, लेडीज के साथ कोऑर्डिनेट या किड्स के साथ। हाँ, उनको भी तो थोड़ा सा उन्स दिखाना चाहिए। चिकन में आपने देखा होगा कुछ डिजाइनर्स ने लॉन्च किए हैं चिकन के कुर्तास जेंट्स के लिए, या फिर वेस्ट कोट्स होती हैं जो लेडीज के कपड़ों के साथ मैच कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट वांट, मुझे बहुत ज्यादा मैच अच्छा नहीं लगता है। जुनैद इस बार अपने बकरे के साथ मैच करना चाह रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, व्हाइट एंड ब्लैक बकरा है मेरा और
मैं खुद जो है व्हाइट पहनूं या ब्लैक पहनूं, क्या अच्छा चलेगा उसके तो मेरा तो साथ? आपको क्या ये मशवरा suggestion है। दें? फिर आपको बकरे के साथ जो बकरे पे वो मेहंदी देखिए और वो पता नहीं जिस तरह क्या-क्या मक्की लगा चीनी के- बकरा है तो उसके ऊपर डॉट्स होते हैं छोटे छोटे। जी पोल्का डॉट्स होते हैं। जो राजनपुरी है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। तो बकरों में भी वेरिएशन है, किस्में हैं, कोई पहाड़ी बकरा है, हाँ। कोई देसी बकरा है, और इतने खूबसूरत अल्लाह ताला ने लेकिन वो सुबह सुबह तो कुर्बानी हो जाती है, ड्रेस तो फिर आपने पूरे दिन पहनना है। वो तो ये असूली तौर पे तो आप लेकिन पाले उसके ना साथ एटलीस्ट पिक्चर्स तो बन जाएंगी ना, पिक्चर्स सारी बन pictures जाएंगी, बन जाएंगी। इंस्टा के लिए आपके लिए कुछ कंटेंट बन जाएगा। तो आप क्या सजेशन देंगे? नहीं, I ऐसी कोई don't know. variation? सारा I will सावा तो not बिल्कुल second ही- it. मैंने बड़ी कोशिश की आपको कायल करने की, आप बिल्कुल नहीं माने। नहीं नहीं, मेरा यही होगा कि आप अपनी घर में Wife kids के के साथ साथ या वाइफ के साथ थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट, वो भी आई डोंट वांट टोटली मैचिंग। ये अच्छा नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मैच कर लें बकरे अपने के जो साथ। भी कुर्बानी का जानवर है उसके साथ, क्योंकि यकजहती तो हो जाएगी ना। हाँ जी, ठीक है, आप देखिए कर मनवा लिया सकते हैं। मैंने। अच्छा, पिछले दिनों साइरस साहब ये एक कफन को भी डिजाइनर्स ने बनाना शुरू कर दिया था डिफरेंट। अब मुझे लगता है आने वाले दिनों बकरों के कपड़े, गाय के कपड़े भी साथ मैचिंग बनने शुरू हो जाएंगे। डिजाइनर्स जो हैं वो इतनी वेरिएशन किस तरह से लेके आ जाते हैं, किस माइंडसेट के साथ काम करते हैं? 24 घंटे वो यही सोचते रहते हैं क्या नया करना है, क्या नया लेकर आए करना, market? जो नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ समथिंग नया करना, तो आप क्लमजीनेस शुरू कर दें। मतलब थिंग्स, मेरे ख्याल में जो भी डिज़ाइन होता है एक्चुअली शुड बी वेरेबल, और हर ओकेजन पे पहनना चाहिए, मासेस में पहुंच जाए, ऐसी चीज़ डिज़ाइन करना चाहिए। ऑब्वियसली क्रिएटिविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, बट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ और कि मेरी तो आप हर बेटी- ओकेजन पे आप निकाल रहे हैं, जैसे मुहर्रम के लिए भी लोग निकालते हैं, पैलेस्टाइन से आप देखिएगा मुहर्रम में पूरे ब्लैक हाँ। की वार्डरोब ब्लैक हो जाती है, जी। और Elections के लिए भी निकालते ऊपर हैं, ब्लैक बिल्कुल आ सही। जाते हैं। तो इस तरह से वाकई में एक वो दौड़ लगी हुई होती है ना, और फिर खरीदारों की भी दौड़ लगी हुई हाँ, होती है, देखिए खवातीन हमारे फेस्टिवल डेज जो होते हैं उनके साथ तो क्योंकि हम देयर इज अ रिक्वायरमेंट, सर्टेन रिक्वायरमेंट है। जैसे 14 अगस्त है तो एक रिक्वायरमेंट आ गई कि यार ग्रीन एंड वाइट टू शो सोलिडारिटी विद योर कंट्री, ठीक है, और मुहर्रम है तो टू शो रिस्पेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं शुड मेक इट अ बिजनेस एंड यू शुड। अच्छा, मेरी बेटी ये चाह रही थी कि उसकी बिल्ली के भी ड्रेस जो है ना उसके साथ का मैचिंग हो, तो ऑब्वियसली वो बना नहीं कहीं पर, मैं इसलिए उसको वो तो जो वेस्टेज आप कपड़े बच गए होंगे उससे भी बना सकते हैं। एक्चुअली टू रिड्यूस द कार्बन प्रिंट ऑफ द इंडस्ट्री, हम लोग ये ऐसे करते हैं जैसे हम पाउचेस बनाते हैं, हेड बैंड्स बनाते हैं, कि ताकि हम अपना वेस्टेज रिड्यूस करें और एनवायरनमेंट में ज़रा थोड़ा सा प्ले करें। तो इससे आप, मेरी बेटी के पास भी कैट्स हैं, तो समटाइम्स ही ऑल्सो सेज कि उसकी भी स्कर्ट बना दें एंड ऑल। सो वी ट्राई टू मिनिमाइज आवर थैंक यू वेस्टेज। सो मच। सारे साहब हमारे साथ मौजूद थी। तो नाज़रीन, ये ईद के ट्रेंड्स थे। फर्शी शलवार का कहना है कि इस बार भी ट्रेंड में है, कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनके कट्स और उसके अंदर वेरिएशन लाई जा सकती है। तो इस बार भी लेकिन अपनी बॉडी को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए आप अपने लिए वेरिएशन कीजिएगा। शॉर्ट शर्ट से लॉन्ग शर्ट पे भी आप जा सकते हैं, और इसके अंदर नई नई वेरिएशंस, नए नए कलर्स ऐड जी जनाब। कीजिएगा, आपकी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत हो जाएगी। और जुनैद की तरह अगर आप अपने जानवरों के साथ भी तो ये और भी अच्छी बात, मैचिंग करना चाहें, जानवरों से भी मोहब्बत का इजहार कीजिए, क्योंकि ईद कुर्बान है तो कुर्बानी के मौके पे जानवरों से प्यार भी कीजिए, उनका ख्याल भी रखिए और उनसे यकजहती का इजहार भी कीजिए। हम एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद हम आपको दीगर आम बुलवाएंगे, पर बात करेंगे। मोहम्मद वसीम के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। एक और वर्ल्ड टाइटल उन्होंने जीता है, तो उनसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो जाए पाकिस्तान के मायनाज बॉक्सर मोहम्मद वसीम की, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का वर्ल्ड गोल्ड बैंटम टाइटल जीता है, अपने नाम किया। एक और कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देते हैं वसीम। कितना मुश्किल था ये हुआ, जी, जिसके बिल्कुल। अंदर 2 राउंड्स हुए हैं और उसके अंदर मोहम्मद वसीम ने तारीख रकम कर दी है। हम वसीम से ही जानते हैं क्योंकि मोहम्मद वसीम बॉक्सर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे वसीम आपको। वसीम, कितना मुश्किल रहा ये टाइटल अपने नाम करना, और यकीनी तौर पर बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी, जिस तरह पाकिस्तान का नाम कहीं और जाकर रोशन करते हैं, किसी भी मुल्क में जाकर रोशन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है पाकिस्तान के लिए। कितना मुश्किल रहा ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ़ी मुश्किल रहा है, और ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो है बारा खोर का और DHA कोयटा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का, और मोर देन 100 फाइटर्स थे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आए थे। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट हुआ है साउथ एशिया का, और बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। काफ़ी फाइट भी काफ़ी टफ थी, 9th राउंड तक गया, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एवर पाकिस्तानी फाइटर हूँ जो 3रा वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर रहा हूँ, और WBA गोल्ड वर्ल्ड टाइटल बैंटम वेट का वो भी
पाकिस्तान के नाम किया, अपने सूबे बलूचिस्तान के नाम किया। काफ़ी प्राउड हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की इस इवेंट में हमारे साथ। तो वसीम माशाल्लाह अभी कितने वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और एक के बाद एक वर्ल्ड टाइटल अपने नाम करना, क्या फीलिंग होती है जब पहले से ज़्यादा आपको अचीवमेंट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है? देखिए बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ और एक पाकिस्तानी और इस लेवल पे बॉक्सिंग करना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी बॉक्सर ने इस लेवल पे बॉक्सिंग नहीं की। मेरे लिए, मेरी कंट्री के लिए और मेरी फैमिली के लिए बड़ी बात है। और इस फाइट के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की थी लिवरपूल में 10 वीक से ज़्यादा। और जब आप मेहनत करते हैं, आप अपने आप को पुश करते हैं, तो आप जो है अल्लाह भी आपके के साथ होता है और आप जो है सक्सेसफुल होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, डीएचए कोयटा का और मेरे बलूचिस्तान के लोगों का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की इस इवेंट में। बिल्कुल, और सपोर्ट क्राउड के भी बगैर बहुत। तो वसीम मुमकिन भी नहीं हो पाता। आप ये बता रहे थे कि 100 आपके मद्दे मुकाबल बॉक्सर्स थे जिनको आपने पछाड़ा और फिर ये वर्ल्ड चैम्पियन आपने नाम किया। कितने ममालिक से ये बॉक्सर्स आए हुए थे? देखिए मोर देन 13 कंट्रीज थे, जिसमें अमेरिका, मेक्सिको, वेनेजुएला, डोमिनिकन रिपब्लिक, पनामा और फिलीपीन, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, डिफरेंट कंट्री से फाइटर्स आए थे और ऑफिशियल्स आए थे डब्ल्यूबीए के, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के। और इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ और बड़ा सक्सेसफुल हुआ है, और इसमें ये क्रेडिट तो जाता किस है फाइटर हमारे। ने आपको ज़्यादा टफ टाइम दिया? किस मुल्क का बॉक्सर जो था वो ज़्यादा तगड़ा आपको लगा? मेरी फाइट तो थी वेनेजुएला की फाइटर के साथ, और 9th राउंड तक गया। और सेकंड 9th राउंड के सेकंड हाफ में मैंने उसको बॉडी शॉट पे नॉकआउट किया, और वर्ल्ड टाइटल बैंटम वेट का, जो वर्ल्ड टाइटल है डब्ल्यूबीए का, वो मैंने पाकिस्तान के नाम किया और अपने सूबे के नाम। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा। और फाइट काफ़ी टफ थी, 9th राउंड तक फाइट गई थी, और ये मोर देन 30 मिनट्स तक फाइट। तो हमने फाइट की थी, बड़ा टफ फाइट, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा पंचेस थ्रो किए थे। अच्छा वसीम, अगर जो हमारी यूथ है, क्योंकि ये सफ़र जो आपने यहाँ तक पहुँचे हैं, वर्ल्ड टाइटल्स अब तो बेशुमार आपने अपने नाम कर लिए, यूथ के लिए बहुत सी परेशानियाँ, मुश्किलात उन्हें दरपेश होती हैं, उनके लिए क्या मशवरा है? कहाँ से आगाज़ करें? क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने फेस करनी होंगी? ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए? जो अपना ईटिंग हैबिट्स हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए जो आपको फॉलो कर रहे हैं या जो इस फील्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं? कि मैंने अपने एक प्रमोशन बनाई है जो फैल्कन प्रमोशन के नाम से, फैल्कन ओके। स्पोर्टिंग प्रमोशन है। और हमने जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जैसे जो टैलेंटेड लड़के हैं, जो प्रॉपर टैलेंटेड है एमेचर में, जिन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने जो है पार्टिसिपेशन की है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो हम उन लड़कों को साइन करेंगे इंशाल्लाह। और फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बाहर, अमेरिका, यूके और ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम उनको जो है फाइट कराएंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है वो प्रॉपर जो है यूके की है, और हमारे साथ जो है डीएचए कोयटा भी है। और हम इंशाल्लाह प्रॉपर प्रमोट करेंगे जितने भी जो हमारे यंगस्टर्स है, टैलेंटेड है। और बस मेरा एक ही मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि पुश योरसेल्फ और ट्रेन हार्ड, और नेवर गिव अप। आप गिव अप कभी आपने नहीं करना, आपने हार्ड वर्क करना है, और आपको अब मेहनत करके आगे आना है, और जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आपने रहना है। और ये एक चीज़ है जो जो आपको जो है मोटिवेट करके आप जो है बिल्कुल आगे आ सही। सकते हैं। बिकॉज बॉक्सिंग स्पोर्ट्स इस तरह का स्पोर्ट है जिसमें आप सिफारिश इसमें है ही नहीं। और आप अगर अच्छे हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, आप अच्छे हैं, तो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं एज ए चैंपियन। अच्छा मोहम्मद वसीम, ये भी बताएगा कि इसमें ट्रिक काम आते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज काम आती है, आपके जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा काम आती है, या आपका हेल्थी होना, आपका फिटनेस पर बहुत ध्यान देना, आपकी खुराक बहुत अच्छी होना, क्या चीज़ है जो ज़्यादा इसके अंदर काम आती है आपके? देखिए इसमें मोस्टली आपने प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होती है, आपको स्पारिंग सेशंस जो है अच्छे मिलना चाहिए, जो फॉरेनर फाइटर्स है, क्योंकि सबसे अच्छे फाइटर्स आपको अमेरिका, मैक्सिको और जो है
यूके में मिलेंगे, तो इसीलिए मैं वहाँ जाके ट्रेनिंग करता हूँ। और न्यूट्रिशन आपका डाइट है, जो जिस वेट में आप करते हो, मैं फॉर एग्जांपल 53.5 में फाइट करता हूँ, तो फिर मैं वॉकिंग वेट मेरा होता है 67 66। तो इसके लिए मैं तकरीबन 13 to 14 किलोज 8 वीक्स में कम करता हूँ, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन के थ्रू, जिसमें मैंने जो भी लेना होता है वो न्यूट्रिशन मुझे जो है प्लान देता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, सब कुछ एज अ प्रोफेशनल तरीके से आपको करना होता है। बिकॉज बॉक्सिंग इज़ अ वेरी हार्ड स्पोर्ट्स, आपको 12 राउंड अपने आप को तैयार करना होता है, तो इट्स नॉट इजी। तो फिर तो वसीम आप बिल्कुल फास्ट फूड नहीं खा सकते होंगे। जब बर्गर पिज़्ज़े खाने को मूड करता होगा तो आपको खुद पर कंट्रोल भी करना पड़ता होगा, या जो जैसा कि पाकिस्तानी खाने हैं आप उस तरह के खाने इजीली नहीं खा पाते होंगे। बहुत ही इस तरह से ट्रेनर्स जो आपको गाइड करते होंगे, सिर्फ वही खाने पड़ते होंगे। जी बिल्कुल, मैंने मोर देन 15 ईयर्स हुए, मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बर्गर वगैरह और ये जितने भी पाकिस्तानी फूड्स है मैं इनसे अवॉइड करता हूँ। अरे वाह। अगर कोई भी 4 वीक्स 5 वीक्स में एक दफ़ा अगर कुछ खाना हो तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज मोस्टली मैं जो है बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ और प्रॉपर न्यूट्रिशन के थ्रू मैं अपना खाना खाता हूँ। मतलब आप 1-1.5 माह के बाद चीट डे मनाते हैं, जब आप अपनी मर्जी का कुछ खा सकते हैं, वो फास्ट फूड हो या पाकिस्तानी फूड हो। बहुत ही सब्र आजमा काम है, एक तो सख्त ट्रेनिंग, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस, आपकी एक्सरसाइज, यकीनी तौर पे बहुत ही टफ है और अपनी सारी एक पसंदीदा लंबी चीजों को आजमाइश छोड़ है। देना। तो वसीम, अगला टारगेट क्या है जिस पे नजरें हों? अगला टारगेट यही है कि हम दोबारा अपना मैं ये अपना WBA वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करूं और जो है अमेरिका में या फिर पाकिस्तान में, मोस्टली मेरी कोशिश है कि मैं ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में करूं, बिकॉज बॉक्सिंग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दुनिया के टॉप क्लास के बॉक्सर लास्ट इवेंट में आए, तो लाहौर में हम सोच रहे हैं कि दोबारा से अपना टाइटल भी डिफेंड करूँ चलें जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोहम्मद वसीम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आप इसी तरह से चमकते रहिए, कामयाबियां समेटते रहिए, पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक में भी रोशन करते रहिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं जनाब, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि जारी और सारी है और कुछ अहम टॉपिक्स होंगे आपके साथ, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। ईद उल अज़हा की आपको पता है आमद है और इसके लिए पूरे पाकिस्तान की तरह मुल्तान में भी सामूराना मंडी सज गई है, जहाँ पे तरह तरह के खूबसूरत जानवर लाए जा रहे हैं, लोग रुख कर रहे हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में लोग भी वेट कर रहे हैं ईद के दिन करीब आ जाए और फिर वो धावा बोलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मुख्तलिफ नस्लों के जानवर यहाँ पर लाए जा रहे हैं, लेकिन मवेशी मंडी तो सज गई है, मुख्तलिफ जगहों से बकरे या बड़े जानवर वहाँ पर लाए जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्राहकों का रश खासा कम है, खरीदार उतनी तादाद में नहीं है जितनी तादाद में बकरे और बेचने वाले वहाँ पर मौजूद और वो कहते हैं कि जी पिछले साल जो बकरा 50,000 का था, इस बार 70,000 का मिल रहा है। बहुत महंगाई है, मार्केट तेज हो चुकी है। आसिफ बलोच मौजूद हैं मुल्तान में मवेशी मंडी में, उन्हीं से जान लेते हैं। आसिफ, बताएगा क्या कहना है ग्राहकों का और व्यापारी क्या कहते हैं कि ग्राहक आ रहे हैं, उनसे मुतमईन है? जी, ईद उल अज़हा की आमद है और इसी हवाले से मुल्तान की सामूराना मंडी जो है वो भी सज गई है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जानवर जो हैं वो ले के आए गए हैं, लेकिन अभी जो एक हमें रश दिखाई देता है मंडियों में, उस तरह का रश नहीं दिखाई दे रहा। जो ख़रीदार हैं वो कम आ रहे हैं, जबकि जो यहाँ पर जानवर हैं, मेरे कैमरामैन फराज हमीद आपको दिखाएंगे, तो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मंडी में जानवर हैं वो लेके आए गए हैं। और जो व्यापारी हैं वो पूरे साउथ पंजाब से, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, बखर से जो है यहाँ पर जानवर लेके आए हुए हैं और कुछ ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें। अच्छा सर, बताइएगा कैसे मंडी में रुझान है, रेट कैसे आप हैं पिछले साल की निस्बत के कम? पिछले साल की निस्बत जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। पिछले साल तो एंड पे ये था कि जानवर मिला नहीं था, और इस साल जानवर तो अभी है लेकिन रेट अभी तक बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये कि बारगेनिंग चल रही है, इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि हम लोग। पिछले साल जो बकरा मिल जाता था 45-40 में, अब क्या रेंज में? अब तो 75-65, 75-65, 80 पे खड़ा हुआ है। वो जो पिछले साल 35-40 वाला था वो इस टाइम इसकी ये रेंज चल रही है। तो बाकी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं,
लेकिन ये है कि यार अगर देखा जाए तो इनके एक्सपेंस भी हैं ना लोगों के, ये भी अपनी जगह पे सच्चे हैं, लेकिन जो लेने वाला बंदा है वो भी अपनी जगह ठीक है। तो वाले भी परेशान हैं और जैसे खरीदार बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो पिछले साल बकरा 50,000 तक मिल जाता था, अब उसकी कीमत बढ़ के जो है वो 70,000 रुपये तक पहुंच गई है। लेकिन उनका कहना है कि अभी भी ढूंढ रहे हैं, तो खरीदार भी आ रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी हजरात हैं उनका कहना है कि हो सकता है कि जब आखिरी दिन होंगे ईद उल अज़हा के करीब, जब जो दिन होंगे तब हो सकता है कि मंडी के अंदर वो जो एक रिवायती रश है वो दिखाई दे। अभी मुल्तान की जो ये मरकज़ी सामुराना मंडी है उसमें ख़रीदार बहुत कम है और जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो इस वक्त अपने ख़रीदार के इंतज़ार में हैं। जी तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है, जानवर जो है वो ख़रीदार अभी तक निकल ही नहीं रहे हैं जुनेद। और ये भाव तो बहरहाल चलते रहेंगे, इसका हिस्सा है। लोग इंतज़ार करते हैं अमूमी तौर पे कि ईद की रात को वो निकलें, और उस वक्त फिर आपके पास दो ही चांस होते हैं, या तो व्यापारी अगर जाने की जल्दी में हो तो आपको सस्ता जानवर मिल जाता है, और अगर उनका ज़हन बन चुका है कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ के ही जाऊँगा तो फिर आप भूल जाएं, फिर आपको महंगे जानवर ही लेना पड़ेगा। अच्छा, हमारे बचपन में जिस तरह से ये रेट बता रहे थे 30-35 हज़ार का बकरा, हमारे बचपन में तो मिल भी जाता था। अब तो बकरे की प्राइस जो है वो कीमत स्टार्ट ही होती है 50-60 से। अगर बारिश वगैरह हो जाए तो फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए टूट जाती है, तो ये सिचुएशन जो है चेंज होती रहती है। बहरहाल हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन ईद पे नाज़रीन अपनी फिल्म आ रही है लव गुरु, तो लव गुरु का हमने आपको पहले भी बताया था कि जनाब इस बड़ी ईद पर, ईद कुर्बान पर यह फिल्म रिलीज होने जा रही है, और इसके अंदर जो गाना है मारूफ गुलकार आरिफ लोहार ने गाया है, और साथ में आवाज़ है फिजाली की, और ये मकबूल गाना है आ सदके जावा तेनू सैर करावा। ये बड़ा मशहूर है और वायरल हुआ है टिकटॉक के ऊपर भी, ऐप्स के ऊपर भी। जरा गाना सुनिए फिर इस पे बात करते हैं। बच्चे भी देखेंगे इनको हीरो एज ए मूवीज के अंदर, तो क्या बात है, ये फिटनेस का लेवल बिल्कुल। और जो फिल्म लव गुरु आ रही है यकीनी तौर पर धूम मचाने वाली है, क्योंकि इस गाने ने चंद ही दिनों के अंदर इतनी धूम मचा दी है सोशल मीडिया के ऊपर, और आरिफ लोहार के ये गाना फिर से जिसको कहना है रिवाइवल दिया है म्यूजिक इंडस्ट्री को पाकिस्तान की, और गाना पिक्चराइज भी अच्छा हुआ लग रहा है, और आपको अच्छी मूवी देखने को मिलेगी हुमायूं सईद और माहिरा खान पर ये पिक्चराइज। और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि गाने के अलावा भी इस मूवी में कुछ देखने वाला स्टोरी तो होगी, यकीनी तौर स्टोरी लाइन, डायलॉग्स, लिरिक्स वगैरह सारा कुछ इसमें अच्छा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये ज़बरदस्त फिल्म होगी। इसके साथ और भी मूवीज आ रही हैं, इसके साथ जाइएगा देखने के लिए और एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि खुशियों के लम्हात बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं उन्हें समेट लेना चाहिए अपनों के साथ मिल बांट कर। तो यकीनी तौर पर ये ईद जो है ये समा है खुशियों का, और आप भी बांटिएगा खुशियाँ। हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।